सो वेक्टर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का देखें, so vector product or cross product of two vectors a and b is another vector c whose magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors and sine of the smaller angle between them. तो ये कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है इस दो वेक्टर के जो प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग देखेंगे, so this will be vector A का magnitude, product of the magnitude of two vectors and the sine of the smaller angle between them into sin theta. तो अगर हमारे पास let's say एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर ये B है, so let's say this is vector A and this is vector B, तो जो और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, सो वेक्टर A क्रॉस B क्या हो जाएगा, AB sin थीटा हो जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। मतलब ये जो वेक्टर सी होगा, अगर हम लोग लिखते हैं वेक्टर सी इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो मान लो ये वेक्टर ए क्रॉस बी है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी इज ए क्रॉस बी, तो ये सी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, तो इसको हम लोग सी कैप से भी लिख सकते हैं, और कॉमन तरीका है एन कैप भी काफी यूज होता है काफी सारी किताबों में आप देखो, तो एन कैप इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी मतलब यहाँ पे भी इससे भी परपेंडिकुलर और इससे भी परपेंडिकुलर, तो दोनों वेक्टर के ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसको हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर C which is AB sin theta, और ये C कैप हो जाएगा। So where जो ये C कैप है is a unit vector in the direction of vector C, ये यूनिट वेक्टर है वेक्टर C के अलावा। The direction of vector C or C cap is a vector product of two vectors, is perpendicular to plane containing A and B and points in the direction as given by this. So ये A और B दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, and it points towards a vector which is perpendicular to both these vectors. तो ये हमारा डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन हम लोग को कैसे मिलेगा, A क्रॉस B, हम लोग राइट हैंड थंब रूल एक होता है, राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर A के अलोंग अगर अपने पाम को रखें और B के तरफ अगर हम अपने फिंगर्स को कर्ल करें, तो डायरेक्शन जिसमें कि हमारा थंब पॉइंट करता है वो हमारा वेक्टर C हो गया। तो A क्रॉस B हमें वेक्टर C देगा विच इज along perpendicular to both A and B, तो वो हमें डायरेक्शन बताता है A और B का। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। अब दो ये जो मेथड है निकालने का, A क्रॉस B का जो डायरेक्शन निकालने के लिए बोला गया है, तो देखो ये क्या है कि वेक्टर A अगर इधर है ना, और वेक्टर B इस डायरेक्शन में है, दो मेथड होता है पता करने का, दो तरीका होता है। एक है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, अगर A से B के तरफ अगर हम स्क्रू को घुमाएं, तो स्क्रू मतलब कोई भी जो वो स्क्रू होता है किसी भी चीज में, तुम लोग देखे होंगे, लगता है यूज होता है, तो वहां पे अगर हम इसको स्क्रू ड्राइवर से A से B के तरफ स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने से जो स्क्रू जिधर मूव करेगा, तो अभी देखो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे गोल घुमाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। A से B के तरफ घुमाने से, स्क्रू को A से B के तरफ घुमाने से C जो डायरेक्शन है वो A क्रॉस B है, वो स्क्रू का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, इसीलिए C का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। उसी तरह राइट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता है कि अगर हम अपने फिंगर्स को A से B के तरफ कर्ल करें, जिधर हमारा A है उससे B के तरफ फिंगर को कर्ल करेंगे A से B के तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें वेक्टर C का डायरेक्शन देता है। तो C इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो A से A के तरफ हम अपने फिंगर्स को पहले रखेंगे और उसके बाद उसको घुमा के B के तरफ मोड़ लेंगे, तो A से B के तरफ मोड़ने से
जो ये थंब का डायरेक्शन है वो सी का डायरेक्शन हम लोगों को होता है, वो राइट हैंड थंब रूल होता है। सो ये हमारा हो गया राइट हैंड थंब रूल। ठीक। So right hand thumb rule states that if we curl the finger of right hand, keeping the thumbs erect in such a way that the fingers point in the direction of rotation from A to B through smaller angle, then the thumb points in the direction of A cross B or C as shown in this figure. Clear है? तो ये हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल हो गया और ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हो गया। राइट हैंड थंब स्क्रू रूल को पढ़े तो ये क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट इफ ए राइट हैंडेड स्क्रू placed with its axis perpendicular to the plane containing the two vectors A and B is rotated from the direction A to the direction of B. A से B की तरफ घुमा रहे हैं through smaller angle. Then the sense of advancement of tip of screw, A से B की तरफ घुमाने से screw जिधर advance करेगा उस advancement के direction को हम लोग C का direction बोलते हैं, जो कि A cross B का direction. If two vectors A and B lie in the plane of paper as shown, then the direction of cross product A cross B according to right-handed screw rule will be perpendicular to the plane of paper directed upward as shown in figure. दोनों रूल सबको समझ में आ गया? स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तो तुम लोग मैग्नेटिज्म में भी किए होगे जब 10th क्लास में पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म, है ना? यस सर, किए थे सर। अगर B to A आएगा तो क्या होगा? नीचे की तरफ चला जाएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा इसका। अगर हम लोग B to A घुमाएंगे तो देखो B के तरफ रख के अब फिंगर को A के तरफ घुमाओ, तो जब अपने फिंगर को B से A के तरफ घुमाओगे ना तो थंब नीचे के तरफ चला जाता है। करके देखो खुद से। तो B से A के तरफ घुमाएंगे, थंब नीचे के तरफ जाएगा तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगा उस केस में। तो अगर हम लोग B क्रॉस A करेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगा ये नीचे के तरफ होगा। क्लियर है बच्चों? स्क्रू रूल में भी समझो, अगर इसको स्क्रू को उल्टा घुमाओगे तो वो खुलने लगता है स्क्रू ना, खुलने लगता है तो किधर आता है? नीचे के तरफ आता है खुल के। टाइट होगा तो ऊपर के तरफ जाएगा, खुलने पे नीचे के तरफ आएगा। तो बिकॉज बी से ए घुमाने पे स्क्रू नीचे मूव करता है, बी से ए घुमाने से स्क्रू नीचे के तरफ मूव करता है, तो डायरेक्शन बी क्रॉस ए का नीचे का डायरेक्शन हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चा? यस सर। तो ये देखो थंब रूल को समझा भी रहा है, वही मैग्नेटिज्म वाली चीज का ही है सारा कुछ। जैसे अपने फिंगर्स को जिधर कर्ल करते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ थंब होता है वो हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देता है। मैक्सवेल्स जो स्क्रू रूल भी है उसी तरह, जब हम लोग स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है, राइट? तो इसीलिए बी क्रॉस ए करेंगे तो देखो स्क्रू नीचे जाए। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स। तो ये जो हमारा वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, इससे जो हम लोग एरिया जो वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये वेक्टर A है और ये दूसरा वेक्टर B है, ठीक है। इनके बीच में ये एंगल थीटा है। यहाँ पर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये मान लो पॉइंट E हो गया। तो ट्राइंगल AED की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल AED में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर DE है, हाइपोटेनस AD है ना, ये DE हो गया और हाइपोटेनस AD हो गया। AD बेसिकली क्या है? DE बाय AD को B से रिप्लेस कर सकते हैं, B के मैग्नीट्यूड से। सो हमारा जो DE का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? B साइन थीटा हो जाएगा। कल भी हम लोगों ने बात किया था भाई, दो कंपोनेंट होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल तो जिधर थीटा है वो B cos थीटा हो जाएगा, ये वाला B sin थीटा हो। तो ये बेसिकली क्या है? हाइट ऑफ दिस पैरेललोग्राम है, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब अगर हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट होता है, मतलब बेस AB है और हाइट जो है हमारा DE है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। सो AB जो बेस है वो A हो गया, है ना, A का मैग्नीट्यूड, और DE जो है वो B साइन थीटा है।
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, ए बी साइन थीटा हो गया। ठीक है, ए बी साइन थीटा बेसिकली क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। सो ये बेसिकली क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रहा है। क्लियर है बच्चों? तो वही चीज फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख रहा है कि जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स। तो दो साइड जो है इस पैरेललोग्राम का, ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी। ठीक है बच्चों? Yes, और sir. this is also equal to twice the area of triangle whose sides are represented by two vector। मान लो इसी को ट्राइंगल में बांट लो, मतलब ये डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में बांटता है, वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट Equal. है और उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो मतलब एक डायगोनल जो है एक पैरेललोग्राम को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालना होता तो ये क्या हो जाता, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता। मतलब पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी है, उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा। तो वही कह रहा है, ये जो ए क्रॉस बी लिखेंगे दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो उस केस में क्या होगा, मान लो अगर पैरेलल है वेक्टर्स तो थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अगर पैरेलल है तो 0 डिग्री और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री। उस केस में जो साइन थीटा का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट? सो ए क्रॉस बी हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा। हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ए बी साइन थीटा। ठीक है? तो अब यहाँ पे अगर, और मान लो ये डायरेक्शन देना है तो एन कैप से डायरेक्शन भी दे दिया। अब यहाँ पे अगर साइन थीटा का वैल्यू, थीटा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, दोनों केस में साइन थीटा जो है 0 होगा। साइन 0 डिग्री भी 0 है, साइन 180 भी 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो गया, है ना, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो ए क्रॉस बी 0 वेक्टर कब होगा, जब दो वेक्टर्स पैरेलल। ठीक है? और इसी से हम लोग को मिलता है, हम लोगों को पता है कि जो 3 डायमेंशंस, अगर हम लोग कोई आई जे के मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग का ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको आई कैप लिख रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप लिख रहे हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग के कैप लिख रहे हैं। तो आई कैप, जे कैप और के कैप। अब अगर हम आई क्रॉस आई लिखते हैं तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 0। ठीक है? और जो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई करोगे तो खैर अभी तो डायरेक्शन का मतलब नहीं है। तो साइन 0 डिग्री बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो हम आई क्रॉस आई लिखेंगे तो ये 0 हो जाता है। उसी तरह
सेम जे क्रॉस जे करोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 डिग्री होगा तो जे क्रॉस जे भी 0 है। और उसी तरह अगर हम लोग के क्रॉस के करेंगे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? जब ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गया, जिसको हम लोग 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हम लोग अगर ए क्रॉस बी लिखे, यहाँ पे हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी लिखेंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे ए बी और साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री है थीटा, तो साइन 91 होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी एन कैप, जो हम बात कर रहे थे, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। So cross product of two mutually perpendicular vector is a vector whose magnitude is equal to the product of magnitude of two vector and whose direction is perpendicular to the plane containing two vectors. तो दोनों vectors के जो plane contain कर रहा है उसके perpendicular होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं ये यूनिट वेक्टर्स जो हम लोगों को पता है उसके टर्म्स में, जो x y z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है उनके टर्म्स में अगर हम बात करें, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। आई x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग i कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको j कैप से रिप्लेस कर रहे हैं, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको k कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग जब i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j, अब इनके बीच में x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब हम लोग लिखते हैं वेक्टर i क्रॉस j, इसका मतलब i का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या होगा, i और j दोनों से पैरेलल, i और j दोनों से पैरेलल क्या होता है, i j बेसिकली क्या है, x और y एक्सिस में है, तो दोनों से पैरेलल क्या है, z एक्सिस है। तो x और y एक्सिस जो xy प्लेन है उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है दैट इज z एक्सिस, तो वो जो डायरेक्शन होगा वो हमारा क्या दे देगा, k कैप दे देगा। z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप होता है। i का मैग्नीट्यूड हो गया 1, j का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91 और इसको k कैप, तो दिस इज इक्वल टू k कैप। i क्रॉस j वेक्टर इज इक्वल टू k कैप, i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k। सो इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिवाइस किया है कि एक हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में i, j और k को लिख लेते हैं इस तरीके से। i से j को मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें k मिलेगा, j से k को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें i मिलेगा, k को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें j मिलेगा। तो ये साइक्लिक ऑर्डर है। अगर हम साइक्लिक ऑर्डर के अलोंग चलेंगे तो ऐसे आता है कि भाई i को j से मल्टीप्लाई किया तो k मिल गया, j को k से मल्टीप्लाई किया तो i मिल गया, और उसी तरह k को i से मल्टीप्लाई किया तो हमें j मिल गया। So I cross j is k, j cross k is I, and k cross I is j. So ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर में है वेक्टर्स, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इस तरीके से। इसी में ऑर्डर जब उल्टा करोगे, मतलब कि अगर हम लोग लिखें कि भाई i, अभी तो हम लोग चल रहे थे i से j, अब उल्टा चलते हैं, मतलब अगर हम j क्रॉस i कर देंगे,
जे क्रॉस आई में देखो हम लोग एरो के उल्टे डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, आएगा नेक्स्ट वाला ही बट नेगेटिव साइन के साथ आएगा। उसी तरह आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस का के, तो ये माइनस जे हो जाएगा, और दैट इज, और उसके अलावा के क्रॉस जे करेंगे तो हमें माइनस ऑफ आई मिल जाएगा। सर आई इंटू जे करे या जे इंटू आई करे, बात तो बराबर ही न है। नहीं बराबर है बेटा, आई इंटू जे करोगे तो इधर देखो, इसमें जैसे आई से, आई के तरफ अपना फिंगर ये रखो, फिंगर को, पाम को, और जे के तरफ कर्ल करोगे तो डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है थंब का, और जे के तरफ रख के आई के तरफ घुमाओगे अपने फिंगर्स को तो कर्ल किधर, जो ये थंब किधर चला जा रहा है, नीचे की तरफ चला जा रहा ओके सर, समझ गए सर, समझ गए। है, बिल्कुल उल्टा है, आई क्रॉस जे ऊपर, जे क्रॉस आई नीचे। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अब ये हमारे पास ये साइक्लिक ऑर्डर वाला चीज हमेशा याद रखना, अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस करेंगे उन सब जगह ये सब चीज यूज होगा, साइक्लिक ऑर्डर। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग को निकालना है तो उसका डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। पहला तो टॉर्क होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी जहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। टॉर्क बेसिकली क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू वेक्टर प्रोडक्ट, और sorry, torque acting on particle is equal to vector product or cross product of its position vector and force vector। कोई एक चीज है, मान लो हमने एक रॉड ले रखा है, उस रॉड को यहाँ पे हिंज कर देते हैं, हिंज कर देते हैं मतलब इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे, है ना, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं इस पे, ठीक है, जिसके वजह से फोर्स ऊपर लगाओगे तो ये किधर रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है तो ऐसे घूम जाएगा। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यहां पर से जो इसका डिस्टेंस है, फोर्स का जो डिस्टेंस है वो आर है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो आर होता है। अब हम लोग को टॉर्क निकालना है यहाँ पे, तो टॉर्क का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ आर और एफ परपेंडिकुलर है तो सीधे टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ मिल जाता है। तो ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, जब हम लोग रोटेशन वाला चैप्टर करेंगे वहां पे काफी यूज होगा। ये जो है, इस सिंबल को टाओ कहते हैं, TAU, टाओ, ठीक है। और टॉर्क को इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता है एक चीज, वो वहां पे एंगुलर मोमेंटम हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू सेम आर क्रॉस पी कर देंगे, मतलब लीनियर मोमेंटम से इसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर क्रॉस पी हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम दे देगा। तो दीज आर द टू प्लेसेस वेयर, देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल है, एक टॉर्क का एग्जाम्पल है जहां पे हम पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के टॉर्क निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम जहां पे पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उससे हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? अब क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है वो अब हम समझेंगे। प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि लंबा कैलकुलेशन होता है इसमें। समझो कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। हमारा दूसरा वेक्टर है बी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब अगर हमें A क्रॉस B निकालना है तो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे,
AXI प्लस AYJ प्लस AZ के, और उसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं वेक्टर BXI BYJ और BZ के से। ठीक है, अब A क्रॉस B करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करते जाएंगे, इसको ओपन करते जाएंगे, मतलब AXI को, राइट, ये जो हमारा AXI है इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे टर्म्स से, तो AXI क्रॉस ऑफ BXI BYJ BZ के, उसके बाद AYJ को हम लोग बाकी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, AYJ इंटू BXI BYJ BZ के, और बाद में AZK को खोल के मल्टीप्लाई करेंगे BXI BYJ और BZ के से। अब हम लोग इसको एक एक करके अंदर लेके जाते हैं, AXI को इसके अंदर ब्रैकेट में ले जाते हैं, AX इंटू BX, पहला टर्म AX इंटू BX, I क्रॉस I हो जाएगा, AX इंटू BY, I क्रॉस J हो जाएगा, AX इंटू BZ, I क्रॉस K हो गया। उसके बाद AY से चलते हैं, AY इंटू BX, J क्रॉस I हो गया, AY इंटू BY, J क्रॉस J हो गया, AY इंटू BZ, J क्रॉस K हो गया। अब AZ को जब अंदर लेके जाएंगे तो AZ इंटू BX हो जाएगा K क्रॉस I, AZ BY K क्रॉस J, और AZ BZ K क्रॉस K। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब देखो हम लोगों ने अभी तुरंत तुरंत पढ़ा था कि भाई I क्रॉस I करोगे तो ये 0 होता है, J क्रॉस J 0 होता है, और K क्रॉस K 0 होता है। तो ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0। अब एक एक करके करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइक्लिक ऑर्डर लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो और हम लोग सही आंसर लिखें, I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I। तो इसको साइक्लिक अगर हम लोग लिख लेते हैं, I क्रॉस J जहां पे आएगा उसको क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, K कैप्स। अब देखो I क्रॉस K क्या है, साइकिल के उल्टा साइड में है, मतलब जिधर एरो है उसके उल्टे साइड जाना पड़ रहा है I क्रॉस K करके, तो यहाँ पे हम लोग -J से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, J क्रॉस I करोगे ये भी उल्टा चल रहा है, -K हो जाएगा, J क्रॉस K करेंगे तो ये तो सीधा है, I कैप से रिप्लेस कर लेते हैं, K क्रॉस I करेंगे J कैप से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे K क्रॉस J करेंगे ये -I हो जाएगा। और K क्रॉस K तो 0 है। अब इन सबको रिप्लेस कर दो भाई, AX BX इंटू 0, AY BY इंटू K कैप, AZ BZ इंटू -Z, AY BX इंटू -K, AY BY इंटू 0, AZ BZ इंटू I, AZ BX इंटू J, और AZ BY इंटू -I, और AZ BZ इंटू 0। ये आने के बाद इसको अगर हम लोग साथ में, ये तो 0 हो गया, इसको हटा ही देंगे, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे। हम लोग I वाले कंपोनेंट को साथ में पहले लिखते हैं, I का ये है पहला और ये है, तो मतलब इसको ब्रैकेट में लिख लो, AY BZ माइनस AZ BY और I कैप। उसके बाद J वाले को साथ में लिखोगे तो J वाला जो है AZ BX और यहाँ पे AX BZ, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्लस ऑफ AZ BX माइनस AX BZ। ठीक है, ये J कंपोनेंट हो गया। और K वाले में आएंगे तो AX BY और AY BX, तो प्लस AX BY माइनस AY BX। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ये देखो, ये तो एक मेथड है जिससे कि कैलकुलेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लंबा होता है। तो इसको शॉर्टन करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है जहां पे हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तुम लोग 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे बनाते हैं वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। तो ये देखो, डिटर्मिनेंट को लिख के फॉर्म में अगर हम लोग इसी चीज को लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, A क्रॉस B I J K AX AY AZ BX BY BZ हो गया। यहाँ पे क्या करो, इसको पॉजिटिव साइन लिख लो, ये माइनस साइन होता है और ये प्लस साइन होता है, जब इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आएगा। अब इसके बाद ये ध्यान में रखो
कि ये जो हमारा हमारा जो आई जे के है, अब हम लोग को इसके अबाउट ओपन करना है। तो पहले अगर आई के अबाउट ओपन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो आई वाला ये वाला रो है, इस पूरे रो को, इस पूरे कॉलम को, सॉरी, इस पूरे कॉलम को हटा देंगे और इस पूरे रो को हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये 4 एलिमेंट का एक डिटर्मिनेंट बचा। तो ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको लिखेंगे यहाँ पे आई कैप पॉजिटिव साइन के साथ है, तो पॉजिटिव आई कैप, और अंदर जो हमारा एक डिटर्मिनेंट बचेगा, 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 ए वाई ए जेड और बी वाई एंड बी जेड। अब उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें ओपन करेंगे ये जे के अबाउट इधर, और ये मतलब ये जे वाला कॉलम को और ये पहले वाले रो को हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद अब हमारे पास जो एलिमेंट बचा, ये क्या बचा, एक ए एक्स बचा, बी एक्स बचा, ए जेड बचा और बी जेड बचा। तो माइनस ऑफ, देखो जे के ऊपर माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस जे, और जो हमारे बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको यूज करेंगे रो और कॉलम हटाने के बाद, ए एक्स और ए जेड, और उसके बाद यहाँ पे बी एक्स और बी जेड प्लस ऑफ के वाले में। अब देखो यहाँ पे तीसरा अगर हम लोग इसका बनाए, हम लोग ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को, कॉलम और रो को, मतलब ये वाले कॉलम को और इस वाले रो को हटा दें, तो अब हम लोग का प्लस ऑफ के, और अंदर जो बचेगा, अंदर में अब हमारा क्या बच रहा है, ए एक्स बच रहा है, ए वाई बच रहा है, बी एक्स बच रहा है और बी वाई बच रहा है। तो के टाइम्स ए एक्स, ए वाई, बी एक्स एंड बी वाई। ये सबको समझ में आया कैसे हमने ओपन किया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको साथ में लिखेंगे, तो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्रॉस, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तुम लोगों ने किया होगा, है ना, वहां पे उसी तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में जैसे करते थे, इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस होता है और नीचे से ऊपर में नेगेटिव होता है। तो दिस इज ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई और आई कैप माइनस जे, तो माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड, ऊपर से नीचे पॉजिटिव होता है, नीचे से ऊपर नेगेटिव होता है, ए जेड बी एक्स, जे कैप हो गया, प्लस ऑफ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, के कैप हो गया। आई कैप, जे कैप और के कैप इस तरह से हमें मिला। सो इसको अगर हम लोग इस माइनस साइन को भी अंदर लेके चले जाएं, जिससे पुराने वाले से कंपेयर कर पाए, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, आई कैप हो गया, प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखो ये जो ऊपर हम लोगों ने लिखा था उसके बराबर ही आ गया। तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करते हैं तो थोड़ा सा आसान पड़ता है, मतलब अभी नंबर्स के साथ करके दिखाएंगे, बहुत ही आसान पड़ेगा। जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुमको बहुत इजी होगा नंबर्स के साथ इस तरह से डिटर्मिनेंट से खोलने में। दोनों मेथड से करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है दोनों। लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
सेम चीज यहाँ पे बताया भी हुआ है, और ये भी बताया हुआ कि किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो a इंटू डी माइनस बी इंटू सी करके निकालते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए यूनिट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड b इज गिवन बाय f इज इक्वल टू v क्रॉस b। तो कोई भी अगर मूविंग चार्ज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पे जो फोर्स 12th क्लास में पढ़ोगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, तो f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b है। तो यहाँ पे तो हम लोग को वो रिलेशन दे ही रखा है कि भाई यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज है तो 1 कूलम हो जाएगा, ये 1 इंटू वी क्रॉस बी हो गया। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, v क्रॉस b हमें फोर्स का तो वैल्यू है, F इज इक्वल टू v क्रॉस b। So magnetic force on a unit charge moving with velocity v in magnetic field b is given by F is equal to v cross b. So if हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k है, सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड b वो है, और जो v वेलोसिटी है वो 3i प्लस 4j प्लस 2k हो गया। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f, हमें f का वैल्यू निकालना है। तो f इज इक्वल टू v क्रॉस b करना है। तो v का मैग्नीट्यूड, v का जो वेक्टर है उसको हम लोग लिख लें 3i प्लस 5j प्लस 2k, और जो वेक्टर b है 2i प्लस 3j प्लस 4k हो गया। v क्रॉस b अगर हम करेंगे तो v क्रॉस b करने के लिए हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में पहले लिखते हैं, या पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करते हैं, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या यूज करें। 3i प्लस 5j प्लस 2k, इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग 2i प्लस 3j प्लस 4k से। इसको सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 इंटू 2, और जो हमारा ये होगा i क्रॉस i हो जाएगा। उसके बाद है 3 इंटू 3 i क्रॉस j हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 i क्रॉस k हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर लिख भी लेते हैं जिससे ध्यान रहे हमें, i क्रॉस j क्रॉस k और k क्रॉस i। अब उसके बाद जो सेकंड है 5 वाले को खोलो, 5 वाले को ओपन करेंगे तो 5 इंटू 2 5 इंटू 2 j क्रॉस i हो गया, प्लस 5 इंटू 3 j क्रॉस j हो गया, प्लस 5 इंटू 4 j क्रॉस k हो गया, प्लस ऑफ 2 से चलते हैं 2 इंटू 2 i क्रॉस i हो गया, सॉरी k क्रॉस, आई एम सॉरी 2 इंटू 2 k क्रॉस i हो गया, प्लस ऑफ 2 इंटू 3 k क्रॉस j हो गया, प्लस ऑफ 2 इंटू 4 k क्रॉस k हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अब लिखें दिस इज इक्वल टू, देखो i क्रॉस i तो 0 होता है, ये वाला जो चीज है वो हो जाएगा 0, j क्रॉस j ये भी 0 होता है, और k क्रॉस k ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग लिखने जाएं 6 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 3 इंटू 3 i क्रॉस j करेंगे, i क्रॉस j k होता है तो ये 9k हो गया, i क्रॉस j जो है हमारा ये k हो जाएगा। i क्रॉस k लिखेंगे
तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे होगी, तो 3 इंटू 4 -12 जे हो जाएगा। उसके बाद 5 इंटू 2 जे क्रॉस आई करेंगे, तो जे क्रॉस आई तो हमारा के है, तो 5 इंटू 2 10K होगा। ठीक है, 5 इंटू 3 ये 0 हो गया, 5 इंटू 4 20 और जे क्रॉस के करते हैं तो आई हो जाता है। ठीक है, तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा 5 इंटू 4। उसके बाद हम लोग 2 इंटू 2 4 हो गया, और के क्रॉस आई करेंगे जे हो जाएगा 4J हो गया। ठीक है, और 2 इंटू 3 6 हो गया, और के क्रॉस जे करेंगे माइनस आई हो गया, तो यहाँ पे माइनस आई लिख लेंगे, राइट। और 2 इंटू 4 8, ये 0 ही हो जाएगा। अब ये आई वाले को साथ में लेके आओ, 20i और -6i साथ में लेके आएंगे, 14i हो जाएगा, -12J प्लस 4J -8J हो गया, और 9K, ये 10 वाला भी J इंटू आई हमारा -K है, तो ये -10K हो जाएगा। 9K -10K करेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ K हो जाएगा, तो 14i -8J -9K, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो गया दोनों वेक्टर का। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. इसको लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir, हो गया। नेक्स्ट वाला हम लोग क्या है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख के करते हैं। तो अब अगर हमें v क्रॉस b निकालना होगा, तो हम लोग डिटर्मिनेंट लिखेंगे। यहाँ पे पहला i हो गया, दूसरा j हो गया, और तीसरा k हो गया। i के ऊपर प्लस साइन होगा, यहाँ माइनस साइन होगा, और यहाँ प्लस साइन होगा। अब इसके बाद v वेक्टर को पहले लिख लेते हैं, मतलब 3, 5 और 2 कफिशिएंट्स लिख लिया। उसके बाद v क्रॉस b है, b को उसके बाद लिखेंगे, 2, 3 और 4। अब हम लोग कह रहे हैं कि पहले i के अबाउट इसको ओपन करेंगे, तो ये वाला जो हमारा कॉलम है और ये वाला जो रो है, इसको रिमूव करके हम लोग इसको लिखेंगे i वेक्टर इंटू, और जब इसको रिमूव कर दिया तो 5 इंटू 4 -3 इंटू 2, 5 इंटू 4 -3 इंटू 2 कर लिया, माइनस ऑफ जे कैप, इसके अबाउट खोलेंगे तो माइनस जे कैप। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देखो, हम लोग इस वाले कॉलम को हटाएंगे और इस वाले रो को हटाएंगे, है ना। तो अब इस कॉलम को हटाने के बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -J 3 इंटू 4 -2 इंटू 2। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला है, उसको हम लोग ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को रिमूव करेंगे, और ये प्लस साइन आएगा, प्लस ऑफ के, और साथ में ये 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 -2 इंटू 5। तो ये देखो 20 - 6 14i हो गया, और 12 - 2 -8J हो गया, और 9 - 10 माइनस ऑफ के हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये हमारे फोर्स का वेक्टर हो गया। सभी को क्लियर है दोनों मेथड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir.
अब हमें कह रहा है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए डॉट बी मतलब ए, अब देखो ये दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी हमें पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हटा देंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हटा देंगे कॉस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है। तो मतलब इससे आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ 45 डिग्री। 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है, टेन मतलब 45। सो इससे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाता है एंगल। क्लियर बच्चों? यस सर। लिख भी लिया आप लोगों ने? यस सर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एक एक करके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। पहला तो है टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। हमें एक वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी मतलब ए से भी परपेंडिकुलर और ये बी से भी परपेंडिकुलर। ऐसा वेक्टर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी करते हैं और उसके बाद ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को जो वेक्टर मिलेगा वो एन कैप होगा। कैसे, अगर करके देखें, ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मतलब होता है वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप डिवाइडेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये सारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये किसके बराबर आ गया, एन कैप के बराबर आ गया। इसीलिए अगर हमें एक यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू द टू गिवन वेक्टर्स तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं और ए क्रॉस बी निकालने के बाद उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर ए और बी से। क्लियर बच्चों? यस सर। तो अब हम लोग इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी करेंगे। ये जो कि क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी पे बेस्ड है ये। उसके बाद कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। कोसाइन एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे और साइन एंगल निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। सो तो ए क्रॉस बी का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट पहले लिखेंगे आई जे और के। आई के नीचे वेक्टर ए का जो वैल्यूज है उसको हम लोग लिखेंगे, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3 1 और 2 और दूसरा यहाँ पे यूज करेंगे 2 -2, ठीक है, और 4 यूज करेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम लोग वेक्टर आई के अबाउट, ये जो आई वाले के अबाउट इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है कि ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो, इसको हटा दें और इसको क्रॉस कर दें। सो दिस इज इक्वल टू, और ये हमें पता है आई वाले के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो आई इंटू
1 into 4 minus of minus 2 into 2 है ना, माइनस j 3 into 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 2 से, 3 into 4 माइनस ऑफ 2 into 2, और उसके बाद जब k को यूज करेंगे तो k वाले इस रो को हटा, कॉलम और रो को रिमूव कर देंगे, बच जाएगा हमारा 3 minus 2 और 2 और 1, तो प्लस ऑफ k 3 into minus 2 minus 2 into 1. So this is equal to माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 plus 4 8i हो गया, 12 minus 4 minus 8j हो गया, minus 6 minus 2 minus 8k हो गया. ठीक है, तो ये a क्रॉस b वेक्टर हो गया. अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वेक्टर a क्रॉस b का अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना होगा, दिस विल बी रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 8 स्क्वायर. सो दिस इज 8 रूट 3 आ जाता है. कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 रूट 3 के बराबर होगा. ठीक है, तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकल गया. अब हमें कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो ए एंड बी के परपेंडिकुलर एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी कर दो और डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इसको. तो ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर है, ये हमारा 8i माइनस 8j माइनस 8k, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 रूट 3 से डिवाइड कर देंगे. 8 ऊपर कॉमन ले लो तो ये हो गया i माइनस j माइनस k, और इसको हम लोग 8 रूट 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो ये हमारा 8 और 8 कैंसिल हो गया. सो दिस इज i माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाय रूट 3. ये हमारा n कैप होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब तीसरा लास्ट वाला जो पोर्शन है, उसमें हम लोग कह रहा है कॉस थीटा निकालिए और साइन थीटा निकालिए. कॉस थीटा निकालने के लिए हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड. सो ये जो अगर वैल्यू डालेंगे a डॉट b करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने कल देखा था i को i से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 इंटू 2 6 हो गया, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 हो गया, और 2 इंटू 4 प्लस 8 हो गया. तो 6 प्लस 8 14 माइनस 2 करेंगे 12 हो गया, डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड. a का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और b का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर भी सेम होगा प्लस 4 स्क्वायर. सो 6 प्लस 8 14 माइनस 2 12 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 10 और 4 14 रूट 14 इंटू ये 4 4 और 16, तो 16 और ये 24 हो. ठीक है, सो 12 बाय रूट 14 इंटू रूट 24 हो गया. इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, रूट 17 का मतलब रूट 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 24 का मतलब 2 रूट 6 हो गया. ठीक है, इसको कट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और रूट 6 को इससे कट करेंगे तो बचेगा रूट 6, रूट 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो बचेगा रूट 3. तो हमारा कॉस थीटा का जो वैल्यू आया, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 7 है.
क्लियर बच्चों? So this is the value of cos theta. साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो यही चीज करेंगे, मतलब ए क्रॉस बी को ए बी के मैग्नीट्यूड से, मतलब तो ए क्रॉस बी यहाँ पे है, उसका जो मैग्नीट्यूड है 8√3, उसको ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। राइट, मैं यहाँ पे छोटे से जगह पे इस पे यूज कर ले रहा हूँ। तो अगर हम लोग को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, इसको ए के मैग्नीट्यूड से और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें 8√3 पता है, ए का मैग्नीट्यूड हम लोग ने निकाल रखा है √14, और ये जो √24 मतलब 2√6। अब 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और √3 से इसको कैंसिल करोगे √2 हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय √28, तो 4 into 7 होता है, तो 2√7 हो गया। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2/√7, तो साइन थीटा जो है वो 2/√7 होता है। तो कॉस थीटा 3/√7 हो गया और साइन थीटा 2/√7। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नाउ सेकंड वाला है टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स से ए एंड बी। तो ये हम लोग को पता ही है कि अभी पीछे भी हम लोग देखे थे, अगर दो वेक्टर है, और मतलब ये सेकंड एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, दो वेक्टर अगर रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेललोग्राम के दो साइड को, ये हमारे वेक्टर ए एक साइड हो गया और ये दूसरा साइड वेक्टर बी हो गया, और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है ना, तो ये जो दो वेक्टर्स हैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समझा चुके हैं हम तुमको कि ये जो हाइट होता है, ये हाइट बेसिकली बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है, तो उसको ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे जो कि बेस है, तो बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, उससे हम लोग निकालते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये एक एग्जाम्पल है उसी पे बेस्ड। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by the vectors a and b। तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स हैं, जो वेक्टर ए दे रखा है 4i + 3j, दूसरा वेक्टर बी दे रखा है -3i + 6j। राइट, अब अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये i j k लिख लेंगे। तो बेसिकली यहाँ 430 -360 है ना, k का कोई कंपोनेंट नहीं है इसीलिए 0 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू, अब जब i के अबाउट ओपन करेंगे
तो 3 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0, ये 0 ही हो गया। माइनस, ये प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे और यहाँ पे फिर से प्लस साइन, माइनस ऑफ जे कैप, जे कैप में करेंगे अब फिर से 4 इंटू 0 और माइनस 3 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू 0, ये भी 0 ही हो गया। और के कैप, अब के कैप में आएगा 4 इंटू 6 माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू 3, ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो 24 और प्लस 9 33 के यूनिट्स हो गया। 33 के यूनिट्स का मतलब जो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 33 स्क्वायर यूनिट्स हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना था, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, 33 यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना आप लोगों ने? Yes. अब उसी तरह जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हम लोगों ने देखा, ट्राइंगल अगर दो एडजेसेंट साइड बना रहा है दो वेक्टर, तो वैसे ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब हाफ इनटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर देंगे, सो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, तो बेसिकली जैसे वहां पे कर रहे हैं, तो ये हमारा हाइट हो गया, हाइट हमारा बी साइन थीटा होता है और ये ए है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, तो मतलब हाफ ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है बच्चों? अब सेम चीज अगर यहाँ पे हम लोग निकालें, तो जैसे हम लोग को कह रहा है द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन ओ टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज, हमारे पास दो वेक्टर ए और बी दे रखा है, राइट। हमें फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ये मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो ये जो ओ ए वेक्टर है ये ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर हो गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालेंगे, दिस विल बी हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। सो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे आई जे के, आई का वैल्यू 3 माइनस 6 और 2 है, बी में 2 माइनस 1 और 2 हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, यहाँ नेगेटिव साइन यूज करते हैं और पॉजिटिव साइन। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप। अब ये वैल्यू आई वाले में ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब हो जाएगा, तो माइनस 6 इंटू 2 और माइनस 1 इंटू 2, तो माइनस 6 इंटू 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 2, माइनस जे कैप लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, प्लस ऑफ के कैप 3 इंटू माइनस 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 6। सो दिस इज माइनस 12 और प्लस 2, तो माइनस 10i हो गया, और यहाँ पे 6 माइनस 4 माइनस 2j हो गया, और ठीक है उसके अलावा माइनस 3 और प्लस 12, तो दिस इज प्लस 9k। अब ये a क्रॉस b हो गया वेक्टर,
अब हम लोग A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. दिस इज रूट अंडर -10 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 181/4, 185 का स्क्वायर. ठीक है. अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकल गया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is half of magnitude A cross B. So this is root 185 divided by 2. Second part, the parallelogram formed by OA and OB as adjacent side. ठीक है. पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधे रूट 185. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? हो गया. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर्स. तो डायगोनल वेक्टर्स के अगर हम लोग निकालना है तो एक फॉर्मूला एक और होता है जहां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है. तो डॉट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दो डायगोनल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें. मतलब एक डायगोनल वेक्टर ये d1 है इस तरफ और दूसरा डायगोनल वेक्टर d2 है इस तरफ. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 क्रॉस d2. प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एप्लीकेशन जो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे ये पैरेललोग्राम है गिवन बाय, इसके जो डायगोनल्स दे रखे हैं, पहला डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया. हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ इनटू d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास d1 वेक्टर और d2 वेक्टर दे रखा है, तो हम लोग पहले d1 क्रॉस d2 निकाल लेते हैं. सो I J K और वैल्यूज डालेंगे d1 में 7, 3 और 1, -3, 1 और 5. सो दिस इज इक्वल टू I cap 5 3s are 15, -1 into 1, 15 minus 1, minus of j cap 7 5s are 35, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और प्लस ऑफ k cap, यहाँ 7 1s are 7 और प्लस ऑफ 9 16 हो गया. सो दिस इज 14i minus 38j प्लस 16k. d1 क्रॉस d2 हो गया. अब हमें d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, रूट अंडर 14 स्क्वायर प्लस -38 का होल स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. सो दिस इज 1896 हो गया. So this is equal to 43.54. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to half into d1 क्रॉस d2. d1 क्रॉस d2 हमारा 43.54 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. सो 21.77 हो गया. ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir.
अब दो और कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है कि फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर, अगर दो वेक्टर को कोलिनियर होना है तो मान लो एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर ये बी है। अब ये दोनों कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा वो क्या होगा, जीरो एरिया होगा उसका। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी जो कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरह तीन पॉइंट अगर P Q R कोलिनियर है तो एक वेक्टर जो PQ से बनेगा और दूसरा वेक्टर जो PR बनेगा, PQ और PR का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? सो फॉर थ्री वेक्टर्स PQR टू बी कोलिनियर, PQ क्रॉस PR इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं बाद में। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। तो एक जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, तीन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी सी तीन वेक्टर है, अगर बी क्रॉस सी को अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन तीनों वेक्टर है ना, ये तीन साइड को अगर इस पूरे ये जो फिगर है इसको कहते हैं हम पैरेललोपाइप। ठीक है? सो ये जो पैरेललोपाइप है, इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम हमारा ये ट्रिपल प्रोडक्ट बताता है। मतलब, और पैरेललोपाइप वो पैरेललोपाइप जिसके ये तीन एडजेसेंट साइड्स हैं, ए एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी है और ये तीसरा वेक्टर सी, ये तीनों इस पैरेललोपाइप, ये पैरेललोग्राम का 3 डायमेंशन हो गया। पैरेललोग्राम में अगर थोड़ा सा हाइट भी ऐड कर दो तो वो बेसिकली पैरेललोपाइप हो गया। अब उस पैरेललोपाइप के तीन एडजेसेंट वेक्टर्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अगर तीन वेक्टर ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं इस पैरेललोपाइप का, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका, जो पैरेललोपाइप का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकलेगा वो इसका वॉल्यूम होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि भाई एक डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें फर्स्ट रो में ए एक्स ए वाई ए जेड ए के सारे कंपोनेंट्स, सेकेंड रो में बी के कंपोनेंट और थर्ड रो में सी के कंपोनेंट, और उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले a dot b cross c is equal to the value of the determinant ax ay az bx by bz and cx cy cz। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो सेम चीज यहाँ पे बता भी रखा है कि भाई a dot b cross c gives volume of parallelopipe represented by edges a b and c। उसी तरह a डॉट बी क्रॉस सी अगर 0 है, मतलब अगर ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप 0 है, इसका मतलब ए बी सी क्या है, ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। अगर एक ही प्लेन में लाई करेगा तो उससे जो पैरेललोपाइप बनेगा ए बी सी से, उसका वॉल्यूम 0 होगा। तो इसीलिए अगर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तब हम कहते हैं कि ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है। सो इन अदर वर्ड्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर इफ the scalar triple product is equal to 0। दोनों तरह से सही है, मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो ए बी सी कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। अब इसमें ऑर्डर भी हम लोग अगर सेम रखें तो ए डॉट बी क्रॉस सी इज सेम एज बी डॉट सी क्रॉस ए इज सेम एज सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है? तो ये तीनों का वैल्यू सेम होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ए के बाद बी है फिर सी है, यहाँ पे बी के बाद सी है फिर ए है, मतलब बी सी और वापस ए पे चलेगा। मतलब ऑर्डर यही होना चाहिए, ए बी सी और उसके बाद वापस ए। तो ए बी सी ए सी ए बी।
उसी तरह 4 पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करना है तो पहले ए बी वेक्टर लेंगे, फिर बी सी लेंगे और फिर सी डी लेंगे। ये तीनों का ये स्केलर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है अगर 0 है तब फिर हम लोग कहते हैं कि ये ए बी सी डी पॉइंट कोप्लेनर है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. जैसे यहाँ पे दे रखा है हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाउंड बाय दिस, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो पहले हम लोग बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं वेक्टर। बी क्रॉस सी करेंगे सो ये हमारा आई जे और के हो गया। बी में -3 3 और 2 और सी में 2 -3 और 3 यूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू आई और अंदर 3 3 9 और +6 15 हो गया। ठीक है, माइनस ऑफ जे और यहाँ -9 और -4 -13 हो गया। प्लस के में चलेंगे तो 9 और -6 3 हो गया। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15i प्लस 13j प्लस 3k। ये b क्रॉस c हो गया। अब इसके साथ a डॉट b क्रॉस c करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a वेक्टर है हमारा 4i प्लस 2j माइनस 2k डॉट कर रहे हैं 15i प्लस 13j प्लस 3k। सो b क्रॉस c निकाला और उसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो 4 इंटू 15 60 हो गया। आई डॉट आई मतलब बेसिकली आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट में, और फिर 2 इंटू 13 26 हो गया -6। सो 60 और 20 80 यूनिट्स हो गया बेसिकली इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। इसके आगे हम लोग मोशन इन अ प्लेन अब स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स हमारा खत्म हो गया है, अब इसके बाद हम लोग मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, चलिए बाय। Thank you, sir.